Good morning, 7th class. In our previous class, we had studied about the administration of चोल वंश के जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन व्यवस्था थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक. द किंगडम. हमने अब तक पढ़ा था कि जो किंग होता है वो हेड होता है किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का हेड होता है. और वो क्या करता है, गठित करता है मिनिस्टर्स की, मतलब मंत्रियों की, वो मंत्री जो है उनकी मंत्री असिस्ट करता है अलग अलग क्षेत्र के लिए, अलग अलग मंत्री. द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. और जो राजधानी है उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ होता है. फर्स्ट कैटेगरी वाज गवर्न बाय वजल्स चीफ विच आर अदर वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग. और जो फर्स्ट वाली कैटेगरी जो होती है, जैसे कि आज के टाइम पे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसी तरीके जो फर्स्ट कैटेगरी वाली जो क्षेत्र होता है वो उनको कौन संभालते हैं, जागीरदार प्रमुख जो है उनको संभालते हैं या फिर उन पर राज्य करते हैं. वाइल द अदर वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग. और जो दूसरी होती है, सेकंड जो होती है, मतलब कि एक जो होती है उसको तो जागीरदार प्रमुख संभालते हैं, कि जैसे कि स्टेट लेवल वाली कह सकते हैं. और जो सेंट्रल लेवल वाली होती है, राजधानी वाली जो होती है, वो उसको कौन संभालता है, राजा खुद उसको संभालता है, उस पर राज्य करता है. डायरेक्टली गवर्न रीजन बाय सब डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड नादूस. अब जो डायरेक्टली गवर्न जो होती है, जहाँ पे राजा जो है खुद शासन करता है, उसे भी उपखंडों में बांटा हुआ होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब जिला स्तर पर उपखंडों में बांटा होता है, जिसे नादूस बोलते हैं. फर्दर द नादूस वर डिवाइडेड इनटू यूनिट कॉल्ड कुरम. और फिर ये नादूस है उनको भी डिवाइड किया हुआ होता है अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग भागों में. किसके काल में, चोल शासन काल का प्रशासन पढ़ रहे कि उनकी सरकार कैसे काम करते थे, वो कैसे उनकी सरकार चलती थी. तो उन्होंने क्या करा था, जो अपना जो राजा है उसको 2 कैटेगरी में बांटा था. एक को जागीरदार प्रमुख संभालते थे और एक को राजा संभालता था. और फिर जो राजा वाला डायरेक्ट गवर्नमेंट वाला जो क्षेत्र होता था उसको भी सब डिवाइड किया हुआ था नादूस में किया हुआ था. और नादूस को भी डिवाइड किया हुआ था अलग अलग यूनिट में, जिसे कुरम बोला जाता था. द लोअर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंडक्ट बाय अ प्रोसेस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. और जो सबसे निचले स्तर का जो प्रशासन होता था, सबसे नीचे वाला जो शासन होता था, वो किसके द्वारा प्रोसेस, उसका जो प्रोसेस होता था, उसको वह शासन करने की जो प्रक्रिया होती थी, वो आज अपने जैसे लोकल गवर्नमेंट में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में होता है, स्थानीय स्वशासन में होता है, जैसे कि नगर निगम या फिर म्यूनसिपल कमेटी द्वारा जो शासन होता है, ऐसा ही शासन वहाँ पे हुआ करता था. देयर आर 4 टाइप ऑफ असेंबली. और वहाँ पे 4 तरीके की सभाएं हुआ करती थी उनके काल में. फर्स्ट इज नटल्स. द नटल्स, दिस असेंबली लुक आफ्टर द सिविक प्रॉब्लम. जो नटल्स के जो लोग थे वो किसको देखते थे, सिविक प्रॉब्लम, नागरिकों की जो समस्याएं होती थी उनको हल करते थे. और द नगरता, और सेकंड होती थी नगरता. और नगरता जो होते थे, डिट लुक आफ्टर द ट्रेड एंड सिविल मैटर. और ये जो होते थे नगरता वाले जो लोग होते थे, नगरता में जो लोग हुआ करते थे, प्रशासन करते थे, शासन करते थे, वो क्या करते थे, व्यापार वगैरह से जुड़े हुए, जो भी नागरिकों के व्यापार से जुड़े हुए मसले होते थे, वो यहाँ ये सॉल्व किया करते थे. और थर्ड होती थी महासभा. इट वाज द रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ऑफ विलेजर. और ये जो होती थी, क्या होती थी, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों की असेंबली होती थी. किसके, गांव के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे उनकी असेंबली हुआ करती, सभा हुआ करती थी. दिस असेंबली मीट इन ए टेम्पल और पब्लिक हॉल. और ये जो असेंबली है वो कहाँ पे होती थी, या तो कई पब्लिक हॉल में हुआ करती थी, सार्वजनिक स्थान पे, या फिर मंदिरों में हुआ करती थी. इन हैड 8 कमिटी ऑफ लुक आफ्टर मैटर रिलेटिंग टू लैंड, रोड, जुडिशियल, अकाउंट, इरिगेशन, कल्टिवेशन एक्सेट्रा. और यहाँ पे जो 8 कम्युनिटी होती थी वो क्या करती थी, ज़मीनों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, सड़कों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, या फिर न्याय व्यवस्था से रिलेटेड कुछ बात हो, या फिर सिंचाई वगैरह, खेतीबाड़ी से रिलेटेड सारी बातों पे यहाँ पे क्या होती थी, चर्चा हुआ करती थी. इट इज़ ऑल्सो यूज टू ओवरव्यू रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर और द एडमिनिस्ट्रेशन. और इसके अलावा भी ये क्या है कि इसके अलावा भी यहाँ पे जो कर वगैरह वसूले जाते थे उसका भी कलेक्शन वगैरह के बारे में भी यहाँ पर बात होती थी, प्रशासन की बात यहाँ पे हुआ करती थी.
और इसके बाद होता था उर्र, द उर्र के नाम से, और एक और जो डिवाइड किया हुआ होता था सेल्फ गवर्नमेंट का टाइप था एक उर्र। दिस वाज ए गैदरिंग ऑफ विलेजर विच यूज टू डिस्कस मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड रिजॉल्व ट्रिवियल इश्यूज अमॉन्ग द पीपल। इसमें क्या होते थे, लोग गांव के लोग हैं वो सारे भाग लिया करते थे और आपस में जो उनकी समस्याएं होती थी उनको आपस में बैठ के सुलझाया करते थे या फिर रखा करते थे अपने मुखिया के सामने। और जो भी किसी लोगों के बीच में जो ट्रिवल जो होती थी, ट्रिवल इश्यूज जो होते थे, आपसी लड़ाई मतभेद वगैरह होते थे, उनको भी सॉल्व यहाँ पे किया करते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अब यहाँ का कला और स्थापत्य कैसा था। द चोल टेम्पल आर फेमस फॉर तमिल आर्किटेक्चर। जो चोल वंश में जो टेम्पल बनाए गए थे वो फेमस थे कहाँ पे, तमिल कला जो है उसका एक नमूना थे। Brihdeshwar temple also known as Rajrajeshwara was built Rajaraja first and another temple built by his son Rajendra first and Gaikochanda चोलापुरम। और जो बिद्वेश्वर का टेम्पल है वो किसने बनवाया था, जिसे राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, राजराजा फर्स्ट ने बनवाया था। और दूसरा टेम्पल जो था उनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था, जो कि किस नाम से जाना जाता था, गायको चोलापुरम के नाम से, गायकोंडा चोलापुरम के नाम से जाना जाता था। दीज टेम्पल आर अ पिरामिड शेप, और ये जो टेम्पल है वो पिरामिड शेप में बने हुए होते थे, मतलब कि तो जैसे कि पिरामिड बने हुए होते हैं ना, ऊपर से नुकीले पिरामिड शेप में ये बने हुए होते थे। बोथ दिस टेम्पल वर डेडिकेट टू लॉर्ड शिवा, और ये जो दोनों टेम्पल थे ये किसको डेडिकेटेड थे, मतलब कौन से भगवान के थे, तो ये भगवान शिव के टेम्पल थे। दिस टेम्पल हैव ह्यूज गेटवे कॉल्ड गोपुरम्स, और यहाँ पे ये टेम्पल्स में क्या है, एक बहुत बड़ा गेट हुआ करता था जाने के लिए, जिन्हें क्या कहा करते थे, गोपुरम कहा करते थे। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पिरामिडिकल टावर द इमेज ऑफ वेरियस डाइटीज आर ग्रेव्ड, और यहाँ पे जो पिरामिडिकल जो टावर बनाते थे, मतलब का जो बाहर का जो अभी बताया था कि पिरामिड नुमा जो ढांचा मंदिर का बाहर का बनाया जाता था, वहाँ पे क्या है, अलग अलग देवताओं की पिक्चर जो है वो गढ़ी हुई हुआ करती थी, किसमें, पत्थर में गढ़ी हुई होती थी। दिस टेम्पल हैव यू कोर्ट यार्ड इन विच पीपल यूज टू गैदर एंड डिस्कस वेरियस मैटर, और इन टेम्पलों में क्या है, बहुत बड़े बड़े कोर्ट यार्ड हुआ करते थे, आंगन हुआ करते थे, बड़े बड़े आंगनों के समेत ये टेम्पल हुआ करते थे, जहाँ पे लोग क्या है आपस में जो प्रोग्राम वगैरह है आपस में एक दूसरे के साथ जो प्रोग्राम वगैरह किया करते थे, और अलग अलग मुद्दों पर बैठकर यहाँ बात होती थी। टेम्पल्स वर नॉट रिलीजियस प्लेट बट वेयर द सेंटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एज वेल। यहाँ के जो टेम्पल हुआ करते थे वो क्या सिर्फ एक धार्मिक स्थान ही ना होकर यहाँ क्या होते थे, केंद्र होता था किसका, सामाजिक और आर्थिक एक्टिविटियाँ भी यहाँ पे हुआ करती थी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और टाइम एक जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर बहुत टाइम पहले स्मॉल सेटलमेंट ऑफ गार्लैंड मेकर, पॉटर, क्राफ्ट पर्सन, कुक, प्राइस्टीज एक्सेट्रा केम अप अराउंड द टेम्पल एंड पीपल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ द नीड ऑफ द पिलग्रिम्स। जैसे कि छोटे छोटे जो सेटलमेंट हुआ करते थे, छोटे छोटे आसपास बसावट जो होती थी वो यहाँ पे ही हुआ करती थी। यहाँ पे जैसे कि माला बनाने वाले, पॉटर्स जो थे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, क्राफ्टिंग का काम करने वाले लोग, कुकिंग करने वाले लोग, और पुजारी वगैरह, ये क्या होते थे, टेम्पल में चारों तरफ जमा होते थे, और उसके साथ में क्या है, जो तीर्थ यात्री वगैरह आया करते थे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का काम यहाँ पे किया करते थे। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, अब यहाँ के जो स्कल्पचर्स हैं वो मतलब कि जो स्कल्पचर होती, मूर्तियाँ वगैरह जो थी वो किसकी बनी होती थी, यहाँ पे उस टाइम पे ब्रॉन्ज की बनी हुई होती थी। ब्रॉन्ज मतलब होता है पीतल। चोला आर फेमस फॉर ब्रॉन्ज स्कल्पचर स्पेशली द इमेज ऑफ नटराज। चोला जो थे वो फेमस थे, क्या मशहूर थे, चोला की पीतल की बनी हुई मूर्तियों के लिए वो जो मशहूर माने जाते थे। द इमेज ऑफ नटराज, और जब से इसमें सबसे ज़्यादा जो उनकी महत्वपूर्ण में जो मूर्ति थी वो किसकी थी, नटराज की थी। शिवा एंड लॉर्ड ऑफ डांस, शिवा भगवान शिव जो है डांस वाली मुद्रा में, जो डांस वाली मुद्रा में पिक्चर है नटराज की। द स्कल्पचर वर ऑल्सो मेड द अदर मेटल एंड इवन ऑफ स्टोन, और ये जो मूर्तियाँ होती थी ये दूसरे मेटल्स की भी बनती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी बनती थी, चोला समुदाय में, चोला साम्राज्य वाले काल में
ब्रॉन्ज की बनती थी। इसके अलावा और भी मेटल इसमें यूज़ हुआ करते थे, पत्थर की भी ये बना करती थी। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो कैसा है? एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी और सिंचाई की व्यवस्था यहाँ कैसी थी? एग्रीकल्चर प्ले अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ द चोला एम्पायर। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे खेती बाड़ी जो थी, कृषि व्यवसाय जो था, ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है यहाँ पे चोला संप्रदाय को बढ़ाने में। द कावेरी रिवर एंड द डेल्टा फॉर्म इट इज क्लोड बाय बे ऑफ बंगाल हैड वेरी फर्टाइल लैंड अराउंड इट। यहाँ पे कावेरी नदी के तट पर और का जो डेल्टा था उसके, और बे ऑफ बंगाली का जो कि गिरती थी कहाँ पे जाके? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती थी। तो वहाँ के आसपास की जो लैंड थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पीपल वर इवन एबल टू ग्रो 2 क्रॉप्स इन अ ईयर एट सर्टेन प्लेस। और पानी जो है अच्छा खासा उपलब्ध हो जाता था, इसलिए यहाँ के जो लोग थे वो एक साल में 2 फसलें यहाँ पे एक ही जगह पर बोया करते थे। द रूलर टुक इंटरेस्ट इन डेवलप एंड इम्प्रूविंग द इरीगेशन फैसिलिटी विच हेल्प बूस्ट प्रोडक्शन। और यहाँ के जो शासक थे, जो चोल वंश के जो शासक थे, वो क्या है? मदद किया करते थे किसमें? इम्प्रूव करने में, मतलब विकास को करने में, खेती बाड़ी का विकास करने में, बढ़ाने में, और सिंचाई जैसी सिंचाई के जो साधन थे उन्हें उपलब्ध कराने में किसानों की मदद किया करते थे, ताकि जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो अधिक से अधिक हो पाए। वेल्स वर ऑल्सो ड्यू टू हूप सब सॉइल वाटर। और यहाँ पे जो कुएं वगैरह खोदे जाते थे किसके लिए? पानी के लिए। Reservoirs and the embankment were constructed and the various place to prevent flooding or the channelize water through canals। और इसके साथ साथ जलाशय वगैरह भी बनाए गए थे, तटबंध बनाए गए थे, ताकि अलग अलग जगह से आने वाले पानी को क्या है कि चैनलाइज करके कैनल्स वगैरह, जो कैनल्स वगैरह है, कैनल्स होता था जो नहरें वगैरह भी इस काल में बनाई गई थी। किसके द्वारा? शासन, ताकि अच्छी से अच्छी खेती बाड़ी हो सके। ओके क्लास, अब हमारा जो चैप्टर है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू आवर एक्सरसाइज एंड सम इम्पोर्टेंट